नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाके की समीक्षा की। दौरे के दौरान सांगली के हर्बट रोड पर शिवसेना और बीजेपी के पदाधिकारी आमने सामने आ गए। इससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री का काफिला इलाके में पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने नारेबाजी की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पदाधिकारियों पर स्टंट करने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्बट रोड पर बाद में धरना भी दिया। अनिल देशमुख आज भी ईडी के कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। अनिल देशमुख ने ईडी को फिर से एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस रहते ईडी समन कैसे भेज सकता है। उन्होंने ईडी को अवगत कराया कि उनकी ओर से दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त को सुनवाई के लिए रखी गई है, इसलिए वो अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं। जांच के विषय की कॉपी देने की मांग पर अनिल देशमुख अड़े हुए हैं। अनिल देशमुख के वकील अनिल देशमुख का पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचे। अब बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने सुबह 11 बजे ही कार्यालय में हाजिर होने को कहा था। अनिल देशमुख के अलावा उनके पुत्र ऋषिकेश देशमुख को भी समन जारी किया गया था और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पिता पुत्र दोनों ही ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने जांच के लिए चौथा समन जारी किया है, जिसके बाद देशमुख के वकील ने अपना पक्ष ईडी के सामने रखा। देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला आने के बाद देशमुख ईडी के सामने जांच के लिए पेश होंगे, जिस पर ईडी ने भी सहमति दिखाई। आपको बता दें कि अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ की जा रही कार्रवाई के संदर्भ में याचिका दायर की है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनिल देशमुख ईडी कार्यालय में जांच के लिए हाजिर होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की लोकल ट्रेन में आम लोगों को सफर की अनुमति देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना के टीके लगवाए गए हैं उन्हें लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति पर महाराष्ट्र सरकार विचार करे। लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति को लेकर वकीलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। वही मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,479 नए मरीज सामने आए, जबकि 157 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामलों के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,10,194 हो गई है। वहीं महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,32,948 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,110 मरीज इस महामारी से ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जनता को उम्मीद थी कि 1 अगस्त को लॉकडाउन के पिछले प्रतिबंधों के आदेश की मियाद खत्म होने से पहले सरकार पाबंदियों में रियायत की घोषणा करेगी। रविवार को इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और एनसीपी नेता राजेश टोपे लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द ही प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। पिछले दिनों मंत्रिमंडल में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमत है, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री राज्य कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ प्रतिबंधों में ढील के मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श कर चुके हैं। फिर भी लॉकडाउन को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जल्द इस बारे में नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
बीजेपी विधायक प्रसाद लाड के शिवसेना भवन तोड़ने के बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मराठी मानुस नशे के आदि नेताओं को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना भवन तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। विधान परिषद में बीजेपी के सदस्य प्रसाद लाड ने शनिवार को एक पार्टी कार्यक्रम में कहा था कि अगर मध्य मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन को गिराने की जरूरत पड़ी तो ऐसा किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने गलत संदर्भ में पेश किया। उन्होंने अपनी टिप्पणी भी वापस ले ली थी। को जानता हूं, जरूर हमारे रास्ते अलग हुए हैं, जरूर हम राजनीतिक हमारे रास्ते अलग है, लेकिन हम बहुत साल एक दूसरे के साथ काम किए हैं, एक साथ काम किए हैं। कोई भी ओरिजिनल बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता शिवसेना भवन पर हमला करने की भाषा कभी नहीं कर सकता। हमें मालूम है बीजेपी क्या, कोई भी राजनीतिक दल महाराष्ट्र, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे MIM हो, कोई भी, शिवसेना भवन की एक गरिमा है महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के विधायक संजय राठौड़ की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान आत्महत्या के मामले में पुणे पुलिस को राठौड़ के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक टिकटॉक स्टार पूजा चौहान और पूर्व मंत्री संजय राठौड़ के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप पुणे पुलिस और फॉरेंसिक लैब के संज्ञान में आया है। पता चला है कि पूजा ने आत्महत्या करने से 4 से 5 दिन पहले संजय राठौर और पूजा के बीच 90 मिनट से ज़्यादा समय तक बातचीत हुई थी। ये सभी बातचीत बंजारा भाषा में हुई और इसका अनुवाद किया जा रहा है। पुणे पुलिस ने पूजा का फोन जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा था। नागपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मार्च को रोकने की कोशिश की। इसको लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई आज टल गई। सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। मामला हाल में चल रहे क्राइम ब्रांच के पॉर्न फिल्म बनाने के मामले से अलग है। मामले की जांच पिछले साल से महाराष्ट्र साइबर सेल कर रही है। यह मामला 2020 का है। साइबर सेल ने ही FIR दर्ज किया था, जिसके कुंद्रा आरोपी हैं। इस मामले में कुंद्रा का बयान भी दर्ज हुआ था। मामले में हॉटशॉट भी एक आरोपी है। इसी मामले में कुंद्रा ने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान ये बात साफ हो गई है कि आखिर उन्हें पूछताछ के बाद अरेस्ट क्यों किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरुण पई ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के 2 ऐप से 51 अश्लील फिल्में जब्त की हैं। अरुणा पाई ने कहा कि राज और रायान थोरपे को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप चैट हटाना शुरू कर दिया था। ये सबूत नष्ट कर रहे थे। जब कोई आरोपी सबूत नष्ट करना शुरू करता है तो जांच अधिकारी मूक दर्शक नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में जेल में है। अभिनेत्री ने पहली बार इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा शेट्टी ने आज बयान जारी करते हुए इसमें लिखा है कि इस मामले पर अभी चुप ही रहेंगी क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। अभिनेत्री ने लिखा है कि मैंने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की, आगे भी नहीं करूंगी क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। अभिनेत्री ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि हाँ, पिछला कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। मेरे और परिवार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। मुझे ट्रोल किया गया, सिर्फ मुझे नहीं मेरे परिवार को भी इसमें घसीटा गया है। मैंने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है और आगे भी नहीं करूंगी क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। आप लोग मेरी तरफ से गलत कोट लिखना बंद करें। शिल्पा आगे लिखती हैं कि तब तक
मैं आपसे एक मां के तौर पर विनम्रता के साथ अनुरोध कर रही हूं कि बच्चों के लिए ही सही हमारे निजता की इज्जत कीजिए और आपसे प्रार्थना की किसी सूचना की सच्चाई की जांच किए बगैर कोई भी किसी तरीके की टिप्पणी ना करें। चलिए बढ़ते आगे और अब बात पीवी सिंधु की। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर अभिनेता अभिषेक बच्चन, आयुष्मान खुराना, तापसी पन्नू, सनी देओल और दिया मिर्जा समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। सिंधु को अलग तरह की खिलाड़ी बताते पन्नू ने कहा है कि उनकी जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जाना चाहिए। वहीं अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया है कि पीवी सिंधु को कांस्य पदक जीतने और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनने पर बधाई, अपने भारत को गौरवान्वित किया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर गायक कुमार सानू के बेटे जान ने अपने संघर्षों के दिनों को याद किया है। जान कुमार सानू को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में 14 में देखा गया था। शो में रहते हुए उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। अब जान कुमार सानू ने अपने करियर के संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने खुलासा किया है कि पिता कुमार सानू की वजह से उन्हें नौकरी में रिजेक्ट होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा कि मैं किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों से दोगुना संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुमार सानू का बेटा हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ और अब मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। रंग दे बसंती के अभिनेता कुणाल कपूर ने आखिरकार प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया है। कुणाल भारत के विंटर ओलंपियन शिव केशवन पर बायोपिक लेकर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी कुणाल ने खुद हाल ही में दी है। कुणाल कपूर ने जब असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया था, तब से वो कहानियां लिख रहे हैं। कुणाल उस समय से ही एक सपना देख रहे थे कि एक न एक दिन वह फिल्म मेकर जरूर बन जाएंगे। कुणाल कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि कहानीकार बनने का ये सबसे अच्छा समय है। जब मैं शुरुआत कर रहा था तो एक खास तरह का सिनेमा बन रहा था। फिल्में एक ही तरह के सांचे में फिट हुआ करती थी, जो अब टूट चुका है। लालबाग के राजा के भक्तों के लिए बड़ी खबर है। इस साल गणेशोत्सव पर लालबाग के राजा विराजमान होंगे। गणेश भक्तों की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए इस साल मुंबई के लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने गणेश पूजा का उत्सव मनाने का फैसला किया है। यह गणेशोत्सव राज्य सरकार के मार्गदर्शक सूचना या गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया जाएगा। पिछले साल कोरोना की वजह से लालबाग के राजा का दरबार नहीं सज पाया था। लालबाग के राजा गणेशोत्सव मंडल ने संबंध जानकारी देते हुए कहा है कि गणेशोत्सव को सरकार के मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार ही मनाया जाएगा। आगरा के थाना मंटोला में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी मुनिराज ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पर पहले भी पत्नी के उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता के मुताबिक चौधरी बशीर ने 8 दिन पहले ही छठी शादी की है। दरअसल थाना ताजगंज के गोबर चौकी क्षेत्र की निवासी नगमा की शादी 11 नवंबर 2012 को थाना मंटोला क्षेत्र निवासी चौधरी बशीर से हुई थी। नगमा चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी। आरोप है कि उसका पति से विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। उसे जब पता चला कि उसका पति 23 जुलाई को शाइस्ता नाम की महिला से छठी शादी कर रहा है, तो वो पति के घर पहुंची और उसे रोका। इसके बाद पति चौधरी बशीर ने उसके सामने उसे 3 बार तलाक बोलकर भगा दिया। सभी लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम नगमा है। मैं यूपी आगरा जिले की रहने वाली हूँ। मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में अपनी वीडियो फेसबुक ट्विटर पर अपलोड कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उसी वहशी दरिंदे की पत्नी हूँ, चौधरी बशीर की। सन 2013 से मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है और मेरे साथ काफ़ी जुल्म हुए हैं, काफ़ी जुल्म होते आए हैं। मैं सब सहती रही,
कि आखिरकार ये आदमी है, सुधर जाएगा, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो एक हैवान है। उसने मुझसे पहले भी कितनी महिलाओं की ज़िंदगियाँ ख़राब करी हैं। उसने अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न, मेरे साथ भी शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक रूप से टॉर्चर करता है। ये वहशी दरिंदा, ये हवस का पुजारी महिलाओं के साथ अपनी हवस बुझाता है। आखिर ये कब तक ऐसा करता रहेगा, कब तक? मेरे 2 बेटे हैं इससे, और मैं 3 साल से अपने मायके में रुकी हुई हूँ। ये अय्याशिया पे अय्याशिया कर रहा है। 3 साल से मैं अपने मायके में हूँ, वो मेरा विवाद चल रहा है इससे कोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों को अलर्ट के मोड पर रखा गया है। चित्रकूट, बिजनौर और प्रयागराज में भी बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यह खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इससे जहां घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है, वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। गंगा में उफान आने के बाद सोमवार सुबह से जल पुलिस ने नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया है। गंगा के उफान को देखते हुए वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से हमारे निषाद समाज को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और ये हम लोग की एक रोजी रोटी है, नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना। हम लोग का आज से नौका संचालन पे प्रतिबंध कर दिया गया है। पहले कोविड काल में, उसके बाद बाढ़, ऐसे में दोहरा संकट आ गया आप लोगों में। सरकार द्वारा क्या सहायता की जा रही है? सरकार से हम लोग कोई सहायता नहीं मिली है। ये दोहरा संकट पे हम लोग ऐसे नाविक समाज के लोग हैं कि हम लोग के पास और कोई रोजी रोटी नहीं है। यही एक नाव चलाना, मछली मारना, खेती बाड़ी करना। तो खेती बाड़ी भी कर नहीं सकते कि पूरा पानी बढ़ गया, पूरा ब्रेज डूब गया है। दरअसल जब वरुणा नदी के जल का प्रवाह पूरब की जगह पश्चिम दिशा में होता है तो इस समय खतरा और भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से वरुणा में गंगा नदी का पानी तेजी से उल्टी धारा ले लेता है, जो वरुणा के तटवर्ती इलाकों के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर देता है। वहीं बारिश की वजह से अब हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के पास पहुंचने वाला है। यानी कि बनारस में 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। साथ साथ बनारस में नौका संचालन में बंद कर दिया जा चुका है। जो हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट में सौदा होती थी, उसका स्थल भी चेंज किया जा चुका है। हम मणिकर्णिका घाट चलेंगे और वहाँ पे तस्वीरों से दिखाएंगे कि किस तरह से सौदा किया जा रहा है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मणिकर्णिका घाट जहाँ सौदा होता है, काशी के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी यहाँ पे सौ आती हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो सौदा स्थल था पूरा जलमग्न हो गया है। उसके साथ साथ जो सौदा करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको ऊपर जो सरकार द्वारा बनाई गई चिमनी, यानी इस चिमनी में सौदा कराया जा रहा है। चित्रकूट में भी पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश ने मंदाकिनी नदी में उफान ला दिया है। साथ ही 18 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। प्रशासन ने चित्रकूट सहित रामघाट में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चित्रकूट में निर्मोही अखाड़ा, जानकी कुंड, भरत घाट, रामघाट सहित नया गांव का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को रुकने के लिए धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है। कुछ दिनों से काफ़ी ज़ोर से वर्षा हो रही है, जिससे लगातार प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है और हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर नगर पालिका, तहसील, पुलिस और सिंचाई विभाग से लोग मौजूद हैं। व्यवस्था की जा रही है। लगातार जो है अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों को कि अपने यहाँ से खाली कर दें और सेफ जगह में शिफ्ट हो जाएं। और बाकी अगर कुछ होता है तो खोया पाया केंद्र और इंटर कॉलेज में जो है व्यवस्था कर दी गई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंदाकिनी नदी पूरी तरह बाढ़ पर है। यहाँ के जो है दुकानदारों को हटाया जा रहा है। सदर एसडीएम पूजा यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से पूरी तरह से मंदाकिनी नदी बाढ़ पर है। इस वक्त हम रामघाट पर हैं। सदर एसडीएम पूजा यादव लगातार यहाँ के जो है दुकानदारों को और यहाँ के धर्मशालाओं को, लोगों को जो है जागरूक कर रही है कि लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्लैट परीक्षा 2021 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीएमएस के 47 छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर ये बच्चे अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और समाज में कानून
और न्याय व्यवस्था की प्रभावी भूमिका में अपना रोल अदा करेंगे। मौके पर सीएमएस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि क्लैट परीक्षा में लखनऊ से सीएमएस के सर्वाधिक 47 छात्र चयनित हुए हैं और इसका पूरा श्रेय शिक्षकों, प्रधानाचार्य और छात्रों की मेहनत को जाता है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के आज इस भव्य सभागार में क्लैट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण देश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा के एग्जाम में 47 बच्चों ने देश के स्तर पर सफलता हासिल की है। सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और विशेष आभार और अभिनंदन करना चाहूंगा श्री जगदीश गांधी जी का, जिनकी मेहनत और लगन के बदौलत क्लैट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 47 बच्चों ने सफलता हासिल की है। देश में हाईएस्ट है, देश में ये सर्वोच्च स्कोर है। मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, जगदीश गांधी जी का अभिनंदन करता हूं और सभी उन टीचर्स का भी अभिनंदन करना चाहूंगा जिनकी मेहनत की वजह से बच्चे इतने महत्वपूर्ण एग्जाम में सफल हुए हैं। मैं बच्चों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि क्लैट में भी ये बच्चे टॉप करेंगे और सीएमएस और लखनऊ और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। सबसे बड़ी चीज दो है, एक तो 47 बच्चे हमारे क्लैट में आए हैं जो देश में सर्वाधिक संख्या है। किसी भी स्कूल से पूरे देश में 47 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, किसी भी राज्य में, कि देश भर के पूरे क्षेत्र में। तो एक तो हाईएस्ट नंबर है और दूसरी बात यह है कि क्लैट के बाद बच्चे अच्छे अधिवक्ता या लॉयर बनेंगे या जजेस बनेंगे। हमारी जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये सब बच्चे हिस्सा लेते हैं, जजों से बातचीत करते हैं और इसी के कारण से उनके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम लॉ को पढ़ें। और इसीलिए हमारे यहाँ लीगल स्टडीज़ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ाई जा रही है। उसमें भारी तादाद में बच्चों ने ज्वाइन किया है और ये भारी तादाद में बच्चों का क्लैट में सिलेक्शन होना इस देश के लिए इतिहास में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो लखनऊ में, यूपी में तो खैर हाईएस्ट है ही, लेकिन पूरे देश में भी ये संख्या हाईएस्ट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हम आपका भी आशीर्वाद देते हैं। सबसे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।